हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। लेक्चर सीरीज़ के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपको टाइम डिलेशन के बारे में बताया। आज हम टाइम डिलेशंस के जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में बताएंगे कि जो इसका एक्सपेरिमेंट था वो किया गया था, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइम डिलेशन एक्सपेरिमेंट। जो टाइम डिलेशंस की जो प्रमाणिकता की गई है उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो जो इसकी जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो म्यू मैसन पार्टिकल्स जो म्यू मैसन पार्टिकल्स है, ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियर पार्टिकल क्या होते हैं। वो पार्टिकल जो न्यूक्लियर रिएक्शंस या न्यूक्लियर इन्वेस्टिगेशंस में जो यूज़ होते हैं, उन पार्टिकल्स को हम न्यूक्लियर पार्टिकल कहते हैं। मतलब ये अनस्टेबल होता है, अर्थात ये चेंज होता रहता है, स्टेबल नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जनरेट कैसे हुआ, इसकी जो उत्पत्ति का उसका ओरिजिन कहाँ है, कैसे हुआ, उसके बारे में जानते हैं। तो हम जानते हैं कि जो अंतरिक्ष में जो रेस पाई जाती हैं उन्हें हम कॉस्मिक रेस कहते हैं। और जब ये कॉस्मिक रेस हमारे पाई मैसोन से टकराती हैं, कोलैप्स करती हैं, तो इनके डिके से तो इनकी क्षय से, इनके लॉस से जो पार्टिकल्स जनरेट होते हैं, उन्हीं पार्टिकल्स को हम म्यू मैसन पार्टिकल कहते हैं। इनके डिके से जो पार्टिकल्स जनरेट होते हैं उसे हम म्यू मैसन पार्टिकल्स कहते हैं, जो अनस्टेबल होते हैं, तथा इन्हें हम न्यूक्लियर पार्टिकल भी कहते हैं। तो अब बात कर रहे हैं कि किस प्रकार म्यू मैसन्स में टाइम डिलेशन का यूज़ हुआ। तो सबसे पहले बात करेंगे जो म्यू मैसन्स हैं, इसका जो एवरेज लाइफ है, अर्थात ये कितने समय तक जिंदा रहता है, अर्थात कितने समय तक ये वर्क करता है, उसके बाद ये डिमोलाइज्ड हो जाता है। तो इसका जो टाइम पीरियड वो तकरीबन 2.2 × 10⁻⁶ सेकेंड है। सही है। तो यदि हम इसकी डिस्टेंस की बात की जाए कि ये अपने पूरी लाइफ में इतने सेकंड तक रहता है और इसके दौरान ये कितनी डिस्टेंस कवर करता है, तो उसके बारे में बात करें तो लाइट की वेलोसिटी से ये चलता है। तो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, टाइम इंटू डिस्टेंस। तो टाइम कितना है हमारा इसका 2.2 × 10⁻⁶ इंटू डिस्टेंस कितनी, यहाँ आएगी स्पीड। तो ये डिस्टेंस है, ये टाइम टू डिस्टेंस। तो 2.8 डिस्टेंस हम ले सकते हैं 2.99 × 10⁻8। तो जो ये डिस्टेंस निकल के आई वो तकरीबन 660 मीटर के समथिंग इसकी जो डिस्टेंस है वो निकल गई। मतलब ये अपनी होल लाइफ में 660 मीटर्स डिस्टेंस को कवर करता है। अब आती बात मुद्दे की कि जब ये एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, अंतरिक्ष में पाया जाता है, और ये सिर्फ 660 मीटर की ही अपनी होल लाइफ में दूरी कवर करता है, डिस्टेंस को कवर करता है। तो जब अर्थ की सरफेस पर एक्सपेरिमेंट किए गए तो वहाँ पर पाई मैसन पाए जाने की आशंका हुई, अर्थात पाई मैसन पाए गए। तो एक कन्फ्यूजन आया कि जो पार्टिकल्स अपनी होल लाइफ में सिर्फ 660 मीटर चल सकता है वो अर्थ की सरफेस पर कैसे पाया जा सकता है, जबकि जो एटमॉस्फेयर की डिस्टेंस है पृथ्वी की, मतलब ये मान लें हमारी अर्थ की सरफेस है, यहाँ से एटमॉस्फेयर की जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर से, यहाँ पर हमारा एटमॉस्फेयर है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ से एटमॉस्फेयर की जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। तो कोई पार्टिकल
सिर्फ 660 मीटर चल रहा है, तो यहाँ अर्थ पर कैसे आ सकता है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कैसे कवर कर सकता है। तो इसकी जो थ्योरी, ये जो कन्फ्यूज़न था, इसको टाइम डिलेशन के द्वारा प्रूव किया गया। तो हम इसमें यूज़ करते हैं टाइम डिलेशन का। कैसे किया था यूज़, तो सबसे पहले हम टाइम डिलेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि बेसिकली हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ड्राइव करा चुके हैं। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो हमने आपको बताया था कि डेल्टा टी नॉट इज द एक्चुअल टाइम, डेल्टा टी इज द प्रीडिक्टेड टाइम, मतलब ये एक इमेजिनरी और एक रियल टाइम है, इतना हम मान सकते हैं। इसे हम रेफरेंस फ्रेम, इसे डेल्टा टी रेफरेंस फ्रेम का टाइम भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार जो इसकी जो अब मेसोन का जो टाइम है, एक्चुअल टाइम, वो कितना है 2.7। ये हम जो इसकी जो एवरेज वैल्यू है, तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या निकल के आता है वो देखते हैं। तो डेल्टा 2 इंटू 2.2 इंटू 10 माइनस के 6 अपॉन 1 माइनस के, इसकी जो स्पीड है वो क्या होगी 2.99 इंटू 10⁸ इंटू 3 इंटू 10⁸। जब इसे हम सॉल्व करते हैं फुल, तो 3.95 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड्स का टाइम आता है। ये हमारा एक प्रिडिक्टेड टाइम आया, प्रिडिक्टेड अर्थात इमेजिनरी टाइम, सॉरी मिस्टेक हो गई पहले, ये हमारा रियल टाइम्स होता है, ये हमारा इमेजिनरी होता है। जो हमारे पास जो प्रिडिक्टेड टाइम था, आभासी समय, वो इतना निकल के आ गया। तो टाइम हमारे पास है, वेलोसिटी हमको पता है, तो हम इसकी डिस्टेंस आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो डिस्टेंस होगी, तो जब हम 3.95 इंटू 10⁻⁵ डिस्टेंस 2.99 इंटू 10⁸, तो जो इसकी डिस्टेंस जो इसका मल्टीपल करेंगे वो 10.44 इंटू 10⁻⁻3, तो तकरीबन 10⁻ मीटर्स 44 किलोमीटर्स की डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि जो टाइम डिलेशन के कॉन्सेप्ट से ये डिस्टेंस 10 इंटू 44 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। अर्थात इससे प्रूव होता है कि जो मेसोन पार्टिकल है वो अर्थ पर पाए जाते हैं। किसकी थ्योरी से, टाइम डिलेशन की थ्योरी से। अब एक सीधे तौर पर कहें, जो टाइम डिलेशन के द्वारा ही ये अर्थ की सरफेस पर पाए जाते हैं, उसी के द्वारा हमने इसकी क्या की, एक खोज की थी। ओके, अब एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो एक प्रूव दैट करना है हमको। प्रूव दैट m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन √1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको हमको प्रूव करना है। अर्थात ये जो प्रूव दिया गया है उससे आपको साफ पता होगा कि जो मास है हमारा किसी भी बॉडी का, जो मास होता है वो वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में चेंज होता रहता है। सही है। बट आपने लोगों ने पढ़ा है कि जो न्यूटन दादा थे उन्होंने तो कहा था कि मास, किसी भी बॉडी का मास चेंज होता ही नहीं है कभी भी। जो न्यूटन ने अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्लासिकल फिजिक्स में कहा है उन्होंने कि जो किसी भी बॉडी है उसका जो मास है वो हमेशा कैसा रहता है, एब्सोल्यूट रहता है। जो कि हमने आपको फर्स्ट लेक्चर्स में इसके बारे में बताया था। उसके बाद एक थ्योरी आती है रिलेटिविटी नाम की, जो किसने दी थी, आइंस्टीन ने। जो आइंस्टीन ने थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है, अर्थात जो मास है वो वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में चेंज होता
है। पर जो न्यूटन की क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है वो कहती है मास भी किसी बॉडी का चेंज नहीं होता है। बट न्यूटन ने जो बॉडी ली थी अर्थात जो पार्टिकल्स लिए थे अर्थात जो एक्सपेरिमेंट किए थे जिस पार्टिकल्स से, वो कैसे पार्टिकल्स से, मैक्रो पार्टिकल्स, अर्थात बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स थे, अर्थात स्थूल कण थे, जिन कणों को हम विजिबल कर सकते थे, विजिबल जिन कणों को हम देख सकते थे, उन पार्टिकल्स पर न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किए थे। अर्थात सही था उनके का जो कथन था तो वो स्थूल पार्टिकल्स पर एकदम फिट बैठ रहा था। कोई भी जो मैक्रो पार्टिकल्स हैं वो वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में अपना मास चेंज नहीं कर सकते थे, परंतु ऐसे पार्टिकल्स जिनको हम विजिबल नहीं कर सकते, बहुत ही माइक्रो पार्टिकल्स, उनकी वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में मास चेंज होता है। ये किसने बताया? आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी रिलेटिविटी में। और आज इसी का हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि किस प्रकार ये चेंज होता है। तो इसके लिए हम प्रीवियस इसमें जो हम थ्योरम्स यूज़ करेंगे वो हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। 2 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है हमने, 2 साइंटिस्ट की, एक गैलीलियन और एक लॉरेंज। तो गैलीलियन तो फेल हो गई थी, फिर जो जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है। तो उसी के आधार पर हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फ्रेम बनाएंगे, ये दो कोई फ्रेम है, ओ डैश, एक एस एक एस डैश, ठीक है। तो इसमें ये हमारी एक्स एक्स डैश है, परंतु हम इसमें इस एक्सिस का यूज़ नहीं करेंगे, हम इसमें वाई एक्सिस का यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे देंगे यहाँ वाई एक्सिस फॉर एस डैश फ्रेम। जो एस डैश फ्रेम में कोई पार्टिकल्स है जो इधर मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में है, तो कोई पार्टिकल्स है जो एस डैश फ्रेम में, उस पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होगी? बेसिकली वो ये डैश नहीं कहते, हम इसे प्राइम कहते हैं। हैबिट है कि वो डैश है डैश, इसलिए बेसिकली इसे हम एस प्राइम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एस प्राइम। इसे हॉनेस्ट, ये हमारी एक नॉलेज को जज करता है कि हम एस डैश पढ़ रहे हैं कि एस प्राइम पढ़ रहे हैं। तो हमें एस प्राइम पढ़ना चाहिए। तो वाई प्राइम, वी प्राइम वाई, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डी वाई बाई डिस्प्लेसमेंट हो गया, हम वाई एक्सिस ले रहे हैं, तो डेल्टा टी प्राइम। अब इसकी जो मोमेंटम क्या होगा? पी वाई क्या होगा? एम नॉट वी वाई प्राइम। अब आप ये एम नॉट कैसा है, इस पर आप कंफ्यूज हो रहे हो। कुछ कंफ्यूजन नहीं, कोई एक फ्रेम यहाँ से यहाँ गया, कोई पार्टिकल्स भी गया हुआ, यहाँ से मोशन कर गया, यहाँ पर है, यहाँ क्या है? रेस्ट में है, अर्थात वो किस रेस्ट मास होगा उसका, पर यहाँ से मोशन कर गया है तो यहाँ पर उसका डायनामिक मास होगा। तो एम नॉट हो गया। अब हम ले रहे हैं 4 एस फ्रेम में, अब ये क्लियर हो जाएगा एस फ्रेम में। तो एस फ्रेम में इसकी वेलोसिटी क्या होगी? डेल वाई ओवर डेल टी, और इसका जो मोमेंटम होगा एम वी वाई। शायद अब क्लियर हो गया होगा आपका ये डायनामिक। तो यहाँ पर हम आपको लिख दे रहे हैं वी आर एम इज इक्वल टू डायनामिक मास, एम नॉट इज इक्वल टू रेस्ट मास। तो ये आ गया। अब उसके बाद हमने एक रूल पढ़ा है, बाय द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, बाय द लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन बाय द लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। तो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कौन सा कंजर्वेशन? लीनियर मोमेंटम। तो क्या होता है, हमने पढ़ा था बिफोर मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर लीनियर मोमेंटम। तो इन दोनों को बराबर कर देंगे इस इक्वेशन से, क्या हो जाएगा? पी वाई इक्वल टू पी वाई। तो इसकी वैल्यूज हम पुट करेंगे, एम
अब हम यहाँ पर जो वेलोसिटी फॉर एस डैश फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ एस फ्रेम पुट करेंगे तो एम नॉट इज इक्वल टू डेल्टा वाई डैश इंटू डेल्टा टी टू एम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। अब होगा यूज किसका, जो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, किसका, बाई लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्या थी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, थोड़ा अपना माइंड में रिमाइंड करें। ओनली हम किस एक्सिस को ले रहे हैं, मेजर कर रहे हैं बाई एक्सिस को, तो बाई एक्सिस के थ्रू इसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो y इज इक्वल टू वाई डैश इज इक्वल टू वाई। यदि y बराबर वाई डैश कर देंगे तो ये इन्वर्स में पहुंच जाएगा, इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में। पर हम क्या ले रहे हैं, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ओनली ट्रांसफर ले रहे हैं ना कि इन्वर्स। तो वाई डैश, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो डेल वाई डैश इसमें चेंजेस किया, तो अब हम इक्वेशन इसे फर्स्ट मान लें, तो देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तक ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, डेल वाई इज इक्वल टू डेल टी इज इक्वल टू एम डेल वाई टू डेल टी एस टी प्राइम रहेगा, इससे कट हो जाएगा, तो एम नॉट इज इक्वल टू एम अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा। अब यहाँ से हम डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू एम अपॉन एम नॉट आ गया। अब हमने टाइम डिलेशन का अभी प्रीवियस लेक्चर्स में टाइम डिलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो अप्लाई करेंगे। क्या होता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस की वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब हम इसे इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड तो आप देख रहे हो, यहाँ से थोड़ा कंक्लूजन कर लें, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा, इसको टी नॉट या टी डैश भी कह सकते हैं, सॉरी किसी इससे डिफरेंट दिखाने के लिए हम टी नॉट का यूज़ करते हैं, तो डेल्टा टी डैश वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस की वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जब इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा एम बराबर एम नॉट वन माइनस की वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, हमारा प्रूव हो गया। तो क्या था एक बार देखेंगे। सबसे पहले हमने दो फ्रेम लिए, एक एस फ्रेम एक एस डैश फ्रेम, जो कि एक्स एक्सिस पे थे। हमने कौन से एक्सिस का यूज़ किया, वाई एक्सिस का यूज़ किया, 4 एस डैश फ्रेम के लिए, 4 एस फ्रेम के लिए। एस डैश फ्रेम में वेलोसिटी क्या होगी, एस प्राइम फ्रेम में वेलोसिटी क्या होगी, ये वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी क्या होती है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी। ये रहा किसमें, एस प्राइम में। अब एस फ्रेम में क्या होगा, ये वेलोसिटी होगी, ये इसका मोमेंटम होगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि क्या स्टेप आया है, वो स्टेप आया है लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ। क्या होता है, बिफोर मोमेंटम आफ्टर मोमेंटम, पुट की वैल्यू सॉल्व किया, उसके बाद क्या किया, हमने यूज़ किया वाई लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। क्या होती है वाई एक्सिस पे, ये होती है। इसके बाद हमने इसको किस में चेंज किया, इसमें किसकी रिक्वायरमेंट थी, चेंज की, सॉरी उसके बाद इसमें किसकी रिक्वायरमेंट थी, चेंजिंग की, इसलिए हमने इसे चेंज किया। ये जो डेल का निशान है किसका है, डिफरेंस, मतलब कुछ इसमें चेंज किए हैं, डिफरेंशिएशन एक तरीके से। उसके बाद हम फ्रॉम इक्वेशन से देखा और ये वैल्यू फाइंड हुई। इसके बाद ये, इसके बाद ये इसके बाद ये जो वैल्यू निकल के आई। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक में यूज़ किया है टाइम डिलेशन। टाइम डिलेशन का फॉर्मूला यूज़ किया। यहाँ टी नॉट हम एक अलग डिफरेंट करते हैं इससे, इसलिए हम टी नॉट लगाते हैं, पर हम टी डैश भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये और सेकंड से देखिए तो हमारे पास ये प्रूव हो गया। यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हम आपको यही बता दे रहे हैं। यदि फोटोन, क्वेश्चन इस तरीके का होता है, इफ द फोटोन की वेलोसिटी जो
फोटोन की जो वेलोसिटी है वो यदि लाइट ऑफ इसकी स्पीड की वेलोसिटी के बराबर हो जाए तो उसका मास, रेस्ट मास कितना होगा। तो आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। फोटोन की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो जाए तो उसका रेस्ट मास कितना होगा फोटोन का। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं m बराबर m नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस के बी की जगह सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो ये कट गया तो हमारे पास आ गया m नॉट 1 माइनस के 1, तो m बराबर आ गया m नॉट अब इक्वल टू 0, तो m नॉट इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 0, अर्थात उस फोटोन का रेस्ट मास कैसा कितना होता है 0 होता है। फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है 0 होता है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक से देखते हैं। अब जो आइंस्टीन ने एक रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट से एक फॉर्मूला दिया था और उसने बताया था कि जो मास को हम, जो हमारे पास मास होता है उसे हम एनर्जी में चेंज कर देते हैं। उसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी थी, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हमको क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो आइंस्टीन को इस इक्वेशन के लिए नोबेल मिला था, बट ऐसा नहीं है। उन्हें इस इक्वेशन के कोई नोबेल नहीं मिला। उन्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और जो इक्वेशन आप लोग लिखते हो E बराबर mc², ये भी इक्वेशंस आइंस्टीन ने नहीं दी थी, उन्होंने सिर्फ ये इक्वेशन दी थी। इसे हम सिंपल पढ़ने के लिए, सरल तरीके से पढ़ने के लिए इसका इधर डिवाइड कर दिया और आराम से पढ़ते हैं, पर एक्चुअल में ये है और इसी को हम फाइंड आउट करना है। तो इसको एक ही बात है। अब बट जो आइंस्टीन ने दी थी वो ये दी थी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जैसे कोई हमारे पास एक पार्टिकल्स है, किसी फ्रेम में हो या कहीं भी हो, जब हम उस पर कोई फोर्स अप्लाइड करते हैं तो वो कुछ डिस्टेंस कवर अप कर लेता है। मान लो dx डिस्टेंस उसने कवर अप कर ली, तो उस पर जो वर्क डन है वो कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सही है। जब हमने उसे कोई फोर्स अप्लाइड किया उस पर, तो वो कुछ डिस्टेंस चला, तो उसमें जो डिस्टेंस चली गई है वो उसमें एनर्जी के बल पर चली गई है, अर्थात इसमें कोई एनर्जी आई। अब वो कौन सी एनर्जी आप सबको पता है, जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो उसमें क्या थी, काइनेटिक एनर्जी डी के, कुछ चेंज था उस काइनेटिक डी के एफ इंटू डी एक्स। सही है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं थी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हाइट होनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, पर इसमें हाइट नहीं थी तो ये 0 हो जाएगी पूरी, अर्थात पोटेंशियल एनर्जी इसमें 0। इसमें केवल कौन सी थी, काइनेटिक एनर्जी। अब हम बाई सेकेंड न्यूटन का लॉ देखेंगे। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू dp ओवर dt, अर्थात जो p है हमारा उसको हम मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो ये m इंटू वी टू डी टी। अब इसका जो हम डिफ्रेंसिएशन करें तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रिलेटिविटी, जिसमें वेलोसिटी भी चेंज होती है और मास भी चेंज होता है, अर्थात वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में मास चेंज होता है। तो इसमें डेफिनेटली मास का भी डिफ्रेंसिएशन होगा। तो क्या होगा, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड रूल लगाएंगे, तो m dv ऑन dt प्लस v dm ओवर dt। अब ये जो वैल्यू निकल के आई हमारे पास f की, वो ये आई। अब इस वैल्यू को उठाकर हम किस में रखने हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो देखो, फ्रॉम दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट में रखेंगे तो डी के इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या जाएगी, एम डी वी ओवर डी टी टू डी एक्स। तो डी एक्स अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा डी वी, तो साइड में कर लें, और डी एक्स ओवर डी टी प्लस वी
dm dx ओवर dt। तो हम जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट रेट चेंज ऑफ होता है उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी जो में चेंज हो जाएगा तो ये कितना हो गया m dv। इसको हम लिख सकते हैं इंटू वी, इसको भी लिख सकते हैं v, कहाँ से, यहाँ से dm इंटू वी। तो जो काइनेटिक एनर्जी आ गई एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम यूज़ करेंगे, इससे पहले हमने ड्राइव किया एक फार्मूला जिसके रेस्पेक्ट हमारा मास चेंज हो रहा था, उस फार्मूले को लेंगे बाई एम बराबर एम नॉट 1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन का यहाँ आप किस प्रकार यूज करेंगे वो देखते हैं, यही पॉइंट है, इसमें यही एक पॉइंट है जिसको आप समझना है। तो हम इसको इधर ले जाएंगे और स्क्वायर करेंगे। देखो, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इधर लेके आएंगे तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम लिया, इधर ऊपर पहुंचाया, तो इसका अल्टर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के एम स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन। अब डिफ्रेंसिएशन जो कांस्टेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा और अदर टर्म का हो जाएगा। ये इसमें सी कांस्टेंट है सिर्फ ओनली, तो इसमें क्या होगा 2m dm सी स्क्वायर माइनस इसके दोनों टर्म्स कैसी हैं, दोनों टर्म्स का हो जाएगा 2m dm वी स्क्वायर माइनस के 2v dv 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सही है। अब हमको इस इक्वेशन जैसा बनाना है, इक्वेशन नंबर सेकंड जैसा इसको इस रूप में लाके आना है। तो सबसे पहले एम बी डी वी टू उधर भेज दो, तो एम डी एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम डी एम वी स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर डी वी। इतनी चीज आ चुकी है, वी एम स्क्वायर डी वी। अब ये कहाँ एक्स्ट्रा आ रहा है, क्या मिस्टेक हो गई है। अच्छा एम, अब इसमें सब में से हम एम भी कॉमन ले सकते हैं, तो डी एम सी स्क्वायर बराबर डी एम वी स्क्वायर प्लस वी एम डी वी। तो आप अब देखो, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम देखेंगे तो जो डी के बराबर आ जाएगा एम बी डी वी वी स्क्वायर डी वी। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं डी एम सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो डी के की वैल्यू आ गई वो आ गई सी स्क्वायर डी एम। अब हम इसका एक बार इंटीग्रेशन करें, हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 0, कितनी हो गई के, मास कितना था एम नॉट, कितना हो गया एम। सही बात सब जानते हैं, रेस्ट मास से डायनामिक मास। तो ये क्या का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो के 0 से के भाग लेंगे, उसका एम हो जाएगा एम नॉट से एम, तो सी स्क्वायर एम माइनस के एम नॉट। ये स्टेप्स तो ये हमारे पास आ गया एम माइनस के एम नॉट अपॉन सी स्क्वायर। उसके बाद जो हमारे पास जो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालो सही से चल रहा है, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। कोई हमसे पूछा रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, आपेक्षिकीय गतिज ऊर्जा, आपेक्षिकीय गतिज ऊर्जा। बहुत सारे एग्जाम्स में जैसे CUT या जो MSc एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो बहुत सारा पूछता है कि वो डायरेक्ट ये नहीं पूछता है, वो सिर्फ इसे पूछता है काइनेटिक एनर्जी कितनी है। वो टोटल एनर्जी थी, ये कितनी है काइनेटिक एनर्जी। तो वो पूछेगा आपेक्षिक गतिज ऊर्जा कितनी होती है, तो वो ये होती है। उसके बाद हमें टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, तो टोटल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या हुई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
तो जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास वो कितनी होगी, रेस्ट में है कोई पार्टिकल्स तो रेस्ट वाली ही उस पर एनर्जी होगी, तो कितनी हो जाएगी, और एम नॉट सी स्क्वायर। और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन नंबर 3 से दी गई, तो टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू एम माइनस के एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। तो जो ई बराबर हमारे पास आ गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो एम सी स्क्वायर प्लस माइनस के सॉरी एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हमारे पास आ गया एम सी स्क्वायर। तो हमारे पास जो फाइंड आया वो एम बराबर ई अपॉन सी स्क्वायर, यही हमको प्रूव करवा रहा था। अर्थात यदि हम किसी मास है, किसी मास में किसी एनर्जी चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसको हम सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें इस एनर्जी को, तो हमें मास फाइंड हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आप प्रीवियस लेक्चर से अपना रिवीजन करते रहें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।